मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम अकाउंटिंग में ऐसे बिजनेसेस के लिए बनाते हैं जिसमें हम कोई फैक्ट्री चला रहे होते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और उसको लेबर एंड मशीन्स की मदद से फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो होते हैं बेटा, उनके पास तीन तरह की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होती है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। आप ओ लेवल एंड A2 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। AS में ये चैप्टर नहीं है। ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर बेटा आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, फॉर्मेट जो है दो चीज़ों का आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। देखो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें हमने दो इन्वेंट्रीज को एडजस्ट करना होता है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री को। इन दो इन्वेंट्रीज को हमने एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, और बीच में जो है फिर हमने इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ये सारे ले लेने होते हैं। क्वेश्चन 1.5, जॉन मार्श। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहते हैं जॉन मार्श ओन्स अ स्मॉल बिजनेस मेकिंग एंड सेलिंग चिल्ड्रन टॉयज। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2017। तो ये आपका ईयर एंड है जी। अब आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, सेल्स है। अब ये देखो ये इन्वेंट्रीज दी हुई हैं एट 1 जनवरी, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं सारी। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, कैरेज इनवर्ड है, फैक्ट्री वेजेस हैं, ऑफिस सैलरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो लैंड है, जनरल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, नेट बुक वैल्यू, अदर रिसीवेबल्स, बैंक, कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ये सब डिटेल हमें दी हुई है। अब साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। अब देखो यहाँ पे जो ये इन्वेंट्री बेटा आपको दी हुई है ना, ये 31 दिसंबर की दी हुई है। तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी थी 3 और क्लोजिंग भी है 3, ठीक है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर बेटा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ठीक है। तो पहली जो एडजस्टमेंट हमें दी हुई है वो डेप्रिसिएशन की दी हुई है जी। 15% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने डेप्रिसिएशन लगानी है। किसकी जी? प्लांट एंड मशीनरी की। तो अगर हम ऊपर जाएँ तो देखें तो प्लांट एंड मशीनरी की नेट बुक वैल्यू देखो हमें गिवन है, ये देखो 9750 की हमें ये गिवन है। तो अब हम अगर नीचे आ जाएं तो 9750 जो है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा 9750 ये हमारी नेटबुक वैल्यू आ रही थी, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। 9750 का 15%, तो ये 1463 बनता है जी, 1463। तो ये हम अपने पास डेप्रिसिएशन जो है ना वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जी। बेटा ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। फिर कहता है जी फैक्ट्री वेजेस पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस है जी 150। तो अब ऊपर जाते हैं, फैक्ट्री वेजेस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो माइनस ये होगा। फैक्ट्री वेजेस हमें नज़र आ रही हैं, इसमें से यार हमने 150 माइनस कर देनी है, ठीक हो गया जी। इब्राहिम समझ आ रही है? अच्छा, फिर बेटा आगे जी जाते सर। हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्रूड है, तो एक्रूड क्या करेंगे अब्दुल्ला? ऐड करेंगे, ऐड होगा। सर ये अब ये ऐड देखो होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है यार, इसमें 300 आप क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। ओके जी, फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद रेंट एक्सपेंस जो है वो हमने शेयर करना है 4/5 फैक्ट्री को वो शेयर करना है, और 1/5 जो है वो एडमिन ऑफिस को शेयर करना है। याद रखो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें से फैक्ट्री की कॉस्ट लेंगे, उसमें एडमिन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट की सर कॉस्ट नहीं लेंगे। तो ये अब हम कर लेंगे, खैर है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को हमने शेयर करना है यार, 45% फैक्ट्री को चार्ज कर देना है और 55% एडमिन को। मतलब 45% हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले लेंगे और 55% इनकम स्टेटमेंट में ले लेंगे, सही है। इरिकवरेबल डेट्स हैं $200, ये इनकम स्टेटमेंट में आएंगी। रेंट पेड इन एडवांस है $300। ओह, तो ये भी एडजस्ट करना है। तो आपने $300 का रेंट भी पे किया हुआ है इन एडवांस, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे जी? माइनस करेंगे बेटा, ये भी फ्री माइनस पेड है ना करेंगे। आपका, ठीक है। ओके, तो ये हो गया जी। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है एक्रूड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी एक्रूड है जी $200 की, ठीक है। तो एक्रूड है तो हमने इसको ऐड करना होगा। ऊपर जाते हैं, इंश्योरेंस देखो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ कहीं दिया होगा, यस ये एक्रूड है जी। इस पर हमने ऐड करना होगा $200, ठीक है।
तो ये क्रूड और प्रीपेड पहले ही अपने पास क्वेश्चन में लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि यार ये मिस नहीं करना हमने। फिर कहता है जी ओनर टुक अवे 300 फिनिश गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अब फिनिश गुड्स वो लेके गया है तो वो हम इनकम स्टेटमेंट में हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं। डन बेटा। चलो अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो मुझे इसका थोड़ा सा फॉर्मेट पहले लिखना होगा। तो बेटा सबसे पहले आ जाएगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2017। ठीक है। अब देखो, अब मैं देखता हूँ जाके कि मुझे रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ जाते हैं तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री देखो बेटा हमें ये दी हुई है 2400। ये मैं ले लेता हूँ और इसको ग्रे कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये 2400 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको हमने बाहर लिखना होता है। अच्छा 2400 आ गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर आप देखो तो हमने रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या ऐड करना होता है, रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, ये ऐड करना होता है। ओके, अब ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा रॉ मटेरियल परचेज्ड। ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ दिया हुआ था परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 18,000 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल परचेज्ड में हमने ऐड करना होगा क्या, कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड्स जो है वो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जाके देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो ये देखो ये कैरेज इनवर्ड हमें दिया हुआ है 18,000 का दिया हुआ है, 800 का सॉरी दिया हुआ है। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो 800 बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो हमने इसमें से क्या माइनस करना होता है, परचेजेज रिटर्न। ठीक है, तो अगर देखें आप तो परचेजेज रिटर्न अगर ऑफ रॉ मटेरियल अगर कोई है तो वो इसमें से बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इफ़ वी सी यहाँ पे परचेजेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो नहीं दिया हुआ। अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हमें आखिरी चीज़ चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है बेटा वो 1900 की दी हुई है। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। ओके, तो परचेजेज रिटर्न जो है वो बेटा हमें नहीं दिया हुआ था, दिस इज़ गुड। अब आप इसमें से क्या लेस करेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2017। यस जी बेटा। सर ये परचेजेस रिटर्न ऑफ रॉ परचेजेज मटेरियल रिटर्न देखो, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है ना, ठीक है, रॉ मटेरियल जो खरीदा था उसमें से कुछ वापस भी तो किया होगा ना। देखो आपने रॉ मटेरियल कितना खरीदा है, $18,000 का खरीदा है ना। इसमें से कुछ वापस भी किया होगा ना, जैसे आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स रिटर्न नहीं करते हो, को फॉल्टी निकल आती हैं या आपको नहीं चाहिए होती हैं, है ना। अच्छा बेटा, अब अगर आप देखो तो ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की मैंने बाहर वाले कॉलम में लिखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मैंने बाहर वाले कॉलम में लिखी है। लेकिन ये जो परचेजेस कैरेज इनवर्ड और परचेजेस रिटर्न है ये इनर वाले कॉलम में लिख के फिर इनका जो सम है ना बेटा वो हमने यहाँ लिखना होता है जी। तो हमारे पास देखो, अब मैंने अब 2400 में 18,800 ऐड किया और 1900 माइनस किया, तो मेरे पास आ रहा है 19,300। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास आ गया जी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं। तो आपने होशियार रहना है, ये हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना हो तो यहाँ तक की चीज़ें आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं और इससे आगे भी याद कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेटा क्या, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको आप डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हो। फिर बेटा आप इसमें ऐड करते हो क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ही दिया होगा या वो रॉयल्टीज़ के नाम से दिया होगा। तो अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखता हूँ। तो ये देखो, ये जो फैक्ट्री वेजेस दी होती है ना आपके पास, ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है।
दोबारा बता रहा हूँ, फैक्ट्री वेजेस ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। तो 18,500 आपने पे कर दिया था, 150 इसमें से प्री पेड है, वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18,500 बेटा पे कर दिया था, और उसमें से 150 जो है वो आप माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे बाहर लिखेंगे, ठीक है, बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 18,500 में से 150 निकालें तो 18350 आपके पास आ रहा है। अब मुझे चाहिए रॉयल्टीज़ या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखते हैं, हमें कहीं दी होंगी रॉयल्टीज़ जी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए कहीं भी, ठीक है। तो वो रॉयल्टीज़ या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से होती हैं। इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप डैश डाल दें, अच्छी बात है, यहाँ पे आप डैश डाल दें। अब देखो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट बेटा प्राइम होती है, कॉस्ट ठीक है। और ये जो प्राइम कॉस्ट है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 19,300 है, इसमें प्लस कर रहे हैं हम 18350, तो बेटा ये आ रही है 37650। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमने कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यार, इसमें क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम नीचे जाते हैं और अपनी हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे जाके कि यार अब हमने इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो बेसिकली फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारा इसमें आ जाता है। तो अब आप देखो ना, आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना यार, वो सारे यहाँ ले लो। अब अगर अब मैं यहाँ देखूँ तो जो चीज़ें मैंने ले ली हैं मैंने उनको ग्रे कर दिया था, आप इस पर टिक लगा सकते हो। अब ऑफिस सैलरीज़ हैं, ऑफिस सैलरीज़ का तो फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। लैंड है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, ये इनका फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनका स्टेटमेंट में आएंगे। हाँ, अब यहाँ देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, रेंट। तो रेंट जो है उसका तो ताल्लुक है फैक्ट्री से। तो रेंट आपने बेटा कितना पे किया हुआ है, 3750, उसमें से 300 प्री पेड है। और रेंट को हमने अपोर्शन कैसे करना है, देखो 4/5, 4/5 फैक्ट्री को चार्ज करना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं 3750, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा फैक्ट्री रेंट, तो वो कैसे निकलेगा, 3750, उसमें से प्री पेड है बेटा 300, वो लेस कर देते हैं, और जो बचेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। 4/5 ये फैक्ट्री को लेना है हमने, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 2760 के लिए जी। इसके बाद हमें देखो इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस दी हुई है, तो भाई ऑफिस का फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका फैक्ट्री से ताल्लुक है। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो आपने 1400 पे की हुई है, 300 उसमें जो है वो एक्रूड है, ऐड कर देंगे। तो और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हमने फैक्ट्री को कितनी चार्ज करनी है, 45% बेटा चार्ज करनी है, ठीक है। तो वैल्यू दोबारा देख लेते हैं, 1400 प्लस 300 और उसका 45%, ठीक हो गया जी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी फैक्ट्री शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप सारी इलेक्ट्रिसिटी भी लिख लो तो काम चल जाएगा, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा ज़्यादा लिख रहा हूँ। ओके, मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा। तो ये 1700 बनता है, इसका हम ले लेते हैं 45%, तो बेटा ये 765 बनता है। आई होप सो आपको समझ आ रही है, ठीक है। आगे जाते हैं जी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा, कैरिज आउटवर्ड इनकम स्टेटमेंट में आएगा, अदर रिसीवेबल्स बैंक ये और वो, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, तो अब देखो जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। अब डेफिनेटली जो प्लांट एंड मशीनरी है ना बेटा, वो तो फैक्ट्री में पड़ी होगी ना, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये तो हमने अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेने हैं ना, तो अब यहाँ पे लें आप डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन्स, तो वो अब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब उसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके वर्किंग में शो कर देते हैं। तो बेटा आपने वर्किंग ज़रूर शो करनी है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी, इसका अगर हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब अगर आप देखो आपका जो
प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो 1463 बनती है। डन। इसके अलावा देखो आपको फैक्ट्री की इनडायरेक्ट वेजेस दी हो सकती हैं, वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनडायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो वो आपने यहाँ ले लेनी है, क्वेश्चन में दी होंगी कहीं ना कहीं। इसी तरह जो फ्यूल कॉस्ट हो गई वो आपने यहाँ लेनी है। अगर फैक्ट्री की कोई इंश्योरेंस दी, हाँ नहीं, अगर फैक्ट्री की कोई इंश्योरेंस या फैक्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी की कोई इंश्योरेंस दी हुई है तो वो भी आपने यहाँ ले लेनी है। ठीक है, वैसे अगर हम इंश्योरेंस को देखें ना जाके क्वेश्चन में, तो इंश्योरेंस के साथ जो है वो लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, है ना, तो ऑफिस है तो वो इनकम स्टेटमेंट में लेनी है। अगर होती इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री तो अब्दुल्ला फिर कहाँ लेते, या फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेते, है ना। चलो बेटा हम सही जा रहे हैं। अच्छा, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा आपने ऐड करने हैं और ऐड करके बाहर लिख देने हैं। तो 2760 में प्लस करेंगे 765, फिर प्लस करेंगे 1463, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4988। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा डन। अब इसके बाद बेटा हम आगे जाएंगे और एक चीज़ ऐड करने होते हैं हमने इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस। कौन सी इन्वेंट्री जी अब्दुल्ला? ओपनिंग इन्वेंट्री जी। तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना बेटा वो आपने करनी है ऐड, और इसमें से फिर लेस करनी है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2017, ये बेटा अब आपने माइनस करनी होगी। ठीक है, अब ये जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, आपने परेशान नहीं होना कि ये किधर से निकालनी है, हमने कैलकुलेट कुछ नहीं करना आपको, ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जाके क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखो, ये 1 जनवरी की इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है अगर आप देखो तो 3000 की दी हुई है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 की दी हुई है, तो यहाँ पे हमने बाहर जाके लिखना होगा 3000, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसमें से लेस करनी है वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग का मतलब होगा 31 दिसंबर वाली, तो ये 2000 बनती है। ठीक है, ये अब इसमें से हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो बेटा इसमें से 2000 माइनस कर दें। ठीक है, अब ये करने के बाद आपके पास जो एंड में चीज़ रह जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके मुख्तलिफ नाम है, आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स बोल दो। मैं वो लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, ये देखो ये, तो मैं इधर एंड पे पहुँच आया हूँ। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके जी, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी आप लिखो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटा अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, और डेफिनेटली हमने लास्ट में जो लाइन लगानी होती है एंड में वो डबल लाइन लगानी होती है, यहाँ पे बेटा डबल लाइन आ जाएगी। नाउ व्हाट आई विल डू, ये देखो 37650 है, ये लाइन के नीचे जो अमाउंट है इसमें 4988 और 3000 ऐड करूँगा, और फिर आखिर में ये 2000 जो है वो बेटा मैं माइनस कर दूँगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 37650 प्लस 4988 प्लस 3000 माइनस 2000, तो 43638 ये मेरे पास बेटा आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है, नॉर्मल जैसे आप बनाते हो। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ और अपना फॉर्मेट लिखना शुरू कर देता हूँ। आप ओके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा ज़बरदस्त। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में याद रखो, जब आप इन्वेंट्री का वर्ड लिखोगे ना तो उसके साथ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लिखना है। ठीक है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लिखनी है, ओपनिंग मतलब एट 1 जनवरी 2017, पर आप इसमें बेटा ऐड करोगे फिनिश गुड्स परचेज्ड, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ख़रीदा है तो। फिर इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मिलेगा आपको। फिर इसमें से आप लेस करोगे अगर कोई लेट से परचेजेज रिटर्न हुई हैं फिनिश गुड्स की। ठीक है, तो वो यहाँ से लेस हो जाएंगी। अच्छा, अगर कैरेज इनवर्ट फिनिश गुड्स का दिया हुआ है तो
वो इसमें ऐड करेंगे हम। और बेटा अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग्स की हैं, एक ओनर है उसने ड्राइंग्स ऑफ फिनिश गुड्स की हैं, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और फिर बेटा आप लेस करोगे क्या, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर, ठीक है जी, 2017। तो ये बोल्ड हुए हुए बीच में से मैं इनका बोल्ड हटा देता हूँ। ओके, अब ये ज़रा सिंपल हो जाएगा जी बेटा। इब्राहिम बेटा ये फॉर्मेट है, ये एज इट इज़ आपको याद करना होगा। अब जाते हैं जी, सेल्स उठाते हैं क्वेश्चन में से। सेल्स देखो बेटा यहाँ हमें ऊपर दी हुई थी, ये 90,000 की दी हुई थी, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, ये 90,000 की सेल्स दी हुई थी, सही है। तो ये आ गई, तो 90,000 की सेल्स है, ले लेते हैं। सेल्स रिटर्न अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी, तो अच्छी बात है, नहीं दी। ओके, तो ये 90,000 की बेटा हमें सेल्स दी हुई थी, इसमें से अब हमने 0 लेस करना है जो कि सेल्स रिटर्न है। तो हमारे पास जो नेट सेल्स आ जाएंगी 90,000 की ही आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। सो इफ़ वी सी, क्वेश्चन में जाते हैं, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री देखो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी हमें, यहाँ देखो ये फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा हमें दी हुई है, 5100 की दी हुई है। अच्छी बात है, 5100 लिख लेते हैं जाके, ये देखो, तो ये 5100। तो अगर आप देखो तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ गई है, और फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्रीज हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगी। फिर बेटा इसमें हमने ऐड करना है फिनिश गुड्स परचेज्ड। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमने कोई फिनिश गुड्स खरीदी भी हैं जी, नहीं, क्वेश्चन में हमें फिनिश गुड्स परचेज नहीं दी हुई, ठीक है। ओके जी, सही है। तो अगर फिनिश गुड्स परचेज नहीं दी हुई तो आप उसके आगे डैश डाल दें। फिर देखो ऐड हमने करना है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। बेटा ये जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, ये आपको कहाँ से मिलेगा अब्दुल्ला? सर ये इससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स देखो ये दी हुई है 43638, ठीक है जी। तो आप यहाँ ले लें 43638। अच्छा, अब परचेजेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स हमें नहीं दिया हुआ तो आप इसको ना लें, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ऐसे लिख लो। अच्छा, कैरिज इनवर्ड्स ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ, जो आपने खरीदी हैं, देखो आपने फिनिश गुड्स जो बनाई है ना वो ये आ गई हैं, ठीक है। ओके, जो खरीदी होंगी उनके लिए कैरेज इनवर्ड अलग आ जाएगा। अच्छा, अब फिर बेटा हमें चाहिए ड्राइंग्स ऑफ फिनिश गुड, ये आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें। तो अगर हम यहाँ देखें ना एंड में देखो ये दिया हुआ है, ओनर टुक अवे 300 फिनिश गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है यहाँ से जी। तो ये आ गया जी, ठीक है। सर वैसे इनकम स्टेटमेंट में ये नहीं आता, नहीं, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स आता है इनकम स्टेटमेंट में, वो आप या तो परचेजेस में से माइनस कर देते थे, अगर परचेजेस में से नहीं माइनस करते तो अलहदा लिख के भी माइनस कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला है। देखो ड्राइंग्स नहीं आती, जैसे एक ओनर है वो कैश घर लेके गया है, तो कैश तो इनकम स्टेटमेंट की चीज़ ही नहीं है। इसको मैं ज़ीरो नहीं करता जी, मैं इसको इस तरह डैश लिख लेता हूँ। तो अगर लेकिन ओनर जो है वो गुड्स लेके चला गया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स जो हैं वो तो फिर परचेजेस का हिस्सा है ना, वो तो इनकम स्टेटमेंट में फिर आएंगी। आ रही है आपको समझ? अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं जी, अब हम देख रहे हैं फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 7200 की हमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं जी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री 7200। तो अब देखो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल तकरीबन तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि 5100 में ऐड करेंगे 43638, माइनस करेंगे 300 और फिर माइनस करेंगे 7200। तो 41 आपके पास आ रहा है 41238, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। ओके, अब बेटा 90,000 हमारी नेट सेल्स हैं, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा जी? हमारे पास बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा 90,000 में से ये माइनस करें ना तो आता है 48762। गुड। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या ऐड करते होते थे? अदर इनकम, है ना।
तो क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे कहीं नज़र आया था अदर इनकम में, जी बिल्कुल ठीक है, देखो ये डिस्काउंट रिसीव नज़र आ रहा है, ये 1600 है, हम लिख लेते हैं। इसके अलावा कोई अदर इनकम हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जाते हैं और लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये 1600 दिया हुआ है। अब इसके मैं इसको इधर लिखता हूँ, जैसे इसके अलावा और क्या चीज़ आ सकती है, इसके अलावा बेटा आ सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई रेंट इनकम है आपकी, है ना, रेंट रिसीवेबल जैसे आ सकता है, रेंट इनकम वगैरह, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। वो खाली रेंट रिसीवेबल भी लिखा हो सकता है या खाली रेंट इनकम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करके बेटा यहाँ लिख लें, ठीक है, इट विल बी ओके। अच्छा जी, डन। इसके बाद अब्दुल्ला बेटा क्या माइनस करना होता है? सर अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ जी, ठीक है जी। अब हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो अब एक्सपेंसेस में मुझे याद है कि यार अगर हम रेंट पहले ले लें और इलेक्ट्रिसिटी पहले ले लें तो कैसा रहेगा अब्दुल्ला, है ना, अच्छा रहेगा ना? हाँ ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो इनकी ना एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ दी हुई है कि रेंट का जो हिस्सा है 1/5 वो एडमिन को चार्ज करना है और इलेक्ट्रिसिटी का 55% जो है वो एडमिन को चार्ज करना है। अब मैं इनकी वैल्यूज जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से उठा लेता हूँ। देखो जैसे अब ये है फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, 3750 आपने पे किया हुआ था, 300 उसमें से प्रीपेड लेस करें और जो बचेगा उसका 1/5 हमने इनका स्टैंडर्ड में लेना है, 4/5 मैन्युफैक्चरिंग में ले लिया हमने। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ वही लिख देता हूँ, लेकिन इस बार तो 4/5 की जगह क्या कर दूंगा अब्दुल्ला, 1/5, है ना? बात समझ आ रही है जी? ओके, तो बेटा ये बनता है 690 बनता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यहाँ देखो ये हमें दी हुई है, ये 1400 हमने पे कर दी थी, 300 एक्रूड थी और उसका 45% हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिया है। तो 45% के पीछे क्या बच जाएगा, 55%, वो हमने इधर इनकम स्टेटमेंट में ले लेना है, ठीक है। तो 1700 का 55% अगर आप देखो तो 935 बनता है। इब्राहिम ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन में दोबारा ज़रा देखिए हमें और क्या क्या दिया हुआ है। अब ये देखो यार, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1950 के, ये ले लेते हैं। ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2500 के, ये ले लेते हैं। तो ऑफिस, एडमिन, सेल डिपार्टमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस अब आपके इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बेटा 1950 के, और फिर क्या दिया हुआ था अब्दुल्ला, ऑफिस आई थिंक सैलरीज दी हुई थी, ठीक है, वो 2500 की शायद दी हुई थी, करेक्ट कर लेंगे, खैर है कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह है, ठीक है जी। टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए थे 2500 के, वो ठीक कर लेते हैं हम। अच्छा जी, अच्छा फिर उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस है जी, यहाँ इसको देख लेते हैं 950 + 200। अच्छा जी, ये ऑफिस सैलरीज को ज़रा ठीक कर लें, ये ऑफिस सैलरीज नहीं है, ये ऑफिस टेलीफोन कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस की इंश्योरेंस, ठीक है। अब ऑफिस की इंश्योरेंस जो है बेटा देखो कितनी दी हुई थी, जब दोबारा देख लेते हैं जाके, ये हमें दी हुई थी 950 + 200, देखो ये दी हुई है, ओके 950 + 200 1150 बन जाएगा, ठीक है। तो 950 आपने के प्ले कर दी थी, 200 बेटा एक रूट थी, तो ये कितनी बन जाएगी, 1150 बन जाएगी जी। इब्राहिम क्लियर है ना? सर यार, रेंट रिसीवेबल इनकम दूसरी साइड भी क्यों लिखा हुआ है? इस साइड पे देखो यार, बात ये है अदर इनकम जब होती है तो अगर कोई होती ना अदर इनकम तो वो इधर ऐड होके फिर हम बाय लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे हमें एक ही अदर इनकम दी हुई थी, डिस्काउंट रिसीव, तो अगर कोई और होती तो वो मैंने एक्स्ट्रा वैसे लिख दी ना ताकि आपकी जरा रिवीजन भी हो जाए। ओके, लाइन नहीं लगी, चलें जी अब आगे जाते हैं। अच्छा जी, फिर ऑफिस सैलरीज भी हैं, वही मैं कह रहा था कुछ मिस कर दी हमने। ऑफिस सैलरीज देखो बेटा दी हुई है 16,900 की दी हुई है, वो भी ले लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं
ऑफिस सैलरीज, तो 16,900 की जो है वो ऑफिस सैलरीज भी आ रही हैं जी, वो भी ले लेते हैं। ओके जी, डन। फिर और देखते हैं क्या रह गया है। अब देखो आप टिक लगाते जाओ साथ साथ, मैं इसको शेड करता हूँ, आप टिक लगाते जाएं। अब देखो ये अब्दुल्ला तुम्हारा फेवरेट कैरेज आउटवर्ड्स है ना, 375, ये भी आ जाएगा आपका इधर। 375 ये भी आपका एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है, वैसे सेलिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है। ओके जी, इफ़ वी सी, तो मुझे क्वेश्चन में बाकी कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट में अगर मैं देखूँ तो ये भी ले लिया है, हाँ ये नहीं लिया। अगर आप देखो तो ये इनरिकवरेबल डेट्स जो राइट ऑफ करने ना 200 के, ये हमने नहीं लिया, बाकी सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट चीज़ जो मैं लेने लगा हूँ वो है जी इनरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ये 200 का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप सोल ट्रेडर के केस में बेटा यहाँ पे आपके पास और क्या चीज़ आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ सकता है, ठीक है, वो आप यहाँ ले सकते हो। और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो भी इधर आ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज़ इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो वो भी इधर आपने लेना होगा। उसकी वर्किंग करें और उस देख लें। आप देखें कि साल के शुरू में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना था और साल के एंड पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना है। तो अगर ईयर एंड पे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो ईयर के स्टार्ट वाली प्रोविज़न से ज़्यादा है, तो लेट से ईयर के स्टार्ट पे था 1000, ईयर के एंड पे आ रहा है 1300, तो आपने जो 300 का इंक्रीज़ आया ना प्रोविज़न में, वो फिर बेटा आपने यहाँ एक्सपेंसेस में ले लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करके यहाँ से बेटा फिर क्या करने लगा हूँ, माइनस करने लगा हूँ, तो मेरे पास एंड में फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो बेटा अब मैं अपने ज़रा एक्सपेंसेस को ऐड कर लूँ। तो एक्सपेंसेस है जी 690 प्लस 935 प्लस 1950 प्लस 2500 प्लस 1150 फिर प्लस 16,900 प्लस 375 और फिर प्लस है डेटा 200। तो बेटा ये 24,700 के ना एक्सपेंसेस बन रहे हैं। ओके, वी आर गुड टू गो। अब बेटा लाइन टू लाइन चलें, देखें ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम हमने ऐड करनी है, तो 48762 में बेटा ऐड करेंगे हम 1600 की अदर इनकम और माइनस करेंगे 24,700 का जो है एक्सपेंसेस, तो हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है वो आ रहा है 25,662। डन। ये अब हमारी इनकम स्टेटमेंट भी बेटा कंक्लूड हो गई है, बन गई है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये अब आपके पास ये आमने सामने देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।